गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग द फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन ऑफ इंडिया। आज हम बात करने जा रहे हैं जो स्टूडेंट्स हैं अपने फर्स्ट टॉपिक इन फर्स्ट चैप्टर की कि फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन ऑफ इंडिया क्या है और इसकी क्या नेचर है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इसका इंटू द पर्पस ऑफ द फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन टू इंश्योर दैट द पेशेंट रिसीव द ड्रग इज रिक्वायर्ड द क्वांटिटी टेस्टेड इवैल्यूएशन सेफ्टी एज वेल एज द एफिकेसी ऑफ कंटेंट टू यू। मतलब क्या था फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन का कि जो हमारा फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन बनाया गया था उसका सिंपल सा मीनिंग ये था कि जो भी हमारे पेशेंट है, जो भी हमारी भारत की जनता है, उसको एक सही मात्रा में सही क्वांटिटी में मेडिसिन्स जो है वो कर सके, उनको वो सही क्वांटिटी जो है वो प्रोवाइड की जा सके, वो फुली तरीके से टेस्टेड हो, इवैल्यूएटेड हो, फुली तरीके से सेफ हो और एज वेल एज उसकी इफिकेसी जो है वो ड्रग की पोटेंसी जो है वो बहुत अच्छी हो। मतलब कि देश की जनता को एक सही तरीके से दवाइयों को देना, उनको यूज़ कराना, इस चीज़ों को ध्यान में रख करके हमें भारत में फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन की जो ज़रूरत थी वो पड़ी थी और हमने तब बनाया था। द मीन्स ऑफ द फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन ऑफ द एसोसिएटेड द हेल्थ ऑफ द सोसाइटी। भारत की जनसंख्या की हेल्थ ऑफ द सोसाइटी को रेगुलेट एंड मेंटेन करने के लिए ध्यान में रख करके हमने फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन के कानून को बनाया था। हिस्ट्री की बात करें द 1811 फर्स्ट केमिस्ट शॉप ओपन बाय द डॉक्टर वार्गेट इन स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग। क्या था कि सबसे पहला मेडिकल स्टोर भारत में जो है 1811 में जो है वो ओपन किया गया था और ये जो कंपनी थी, ये फर्म थी, वो सिर्फ हमारी टिंचर एंड स्प्रिट ही बनाती थी 1910 में। इसके बाद क्या अनदर एलोपैथी शॉप ओपन टू द 1821 एंड 1982 द ब्रिटिश यूनिट। क्या था कि इसके अलावा इस आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय ने अपनी एक स्मॉल फैक्ट्री बंगाल केमिकल्स में जो है वो स्टार्ट की थी 1901 में और फिर 1903 में प्रोफेसर टी के गज्जर ने अपनी एक स्मॉल फैक्ट्री जो थी स्टार्ट की थी फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री बड़ोदरा में, जो कि हमारी आज एलेम्बिक केमिकल्स वर्क प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जानी जाती, जो बड़ोदरा में है। अब ये पुराने समय की बात है, उस समय देश में 2 या 3 ही ऑर्गेनाइजेशन थे जो भी हमारे एलोपैथी मेडिसिन का मैन्युफैक्चर कर रहे थे, बना रहे थे। तो उस समय क्या था कि देश की जनसंख्या इतनी थी और 2 या 3 जो हमारी फर्म थी, ऑर्गेनाइजेशन थी, जो कि हमारी एलोपैथी मेडिसिन को बना रही थी, मैन्युफैक्चर कर रही थी। तो वो हमारी अकाउंट जितनी हमारी रिक्वायरमेंट थी उस क्वांटिटी में हमें मेडिसिन जो है वो जनता को नहीं मिल पा रही थी, उसकी जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी थी वो फुलफिल नहीं हो पा रहे थे। तो इंडियन पब्लिक में इस चीज़ का अभाव था, जिसके कारण क्या करती थी कि भारत सरकार जो हमारी मेडिसिन है, जब हमारे इंडियन में एलोपैथी का प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, क्योंकि आपको भी पता है कि भारत पुराने समय से ही आयुर्वेद पे विश्वास करता रहा और बहुत सारे ऐसे वैद्य रहे हैं जिनको अच्छा मेडिसिन का नॉलेज था, तो जड़ी बूटियों या काफ़ी सारे एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस से दवाइयों को ट्रीट किया जाता था। उस समय एलोपैथी मेडिसिन का चलन नहीं था, तो हमारे देश में इन सब चीज़ों की कमी थी। और जो हमारा 1811 में फर्स्टली बंगाल में जो हमारा कोलकाता में मेडिकल स्टोर ओपन भी किया गया था, वो भी किसी भारतीय ने नहीं, क्योंकि उस समय ब्रिटिश का शासन था, भारत में अंग्रेज़ थे, तो उन्होंने ही एस्टेब्लिश किया था। फिर डे टू डे लाइफ में चेंजेस हुए और कुछ इंडियंस थे जिन्होंने अपनी फर्म को क्या था भारत में एलोपैथी मेडिसिन का डेवलपमेंट धीरे धीरे स्टार्ट किया। उन्होंने भी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह स्टार्ट की, मगर उतनी क्वांटिटी में, उतने अमाउंट में वो मेडिसिन को नहीं बना पा रहे थे जिससे कि हमारी देश की जनता की जो आवश्यकता थी, क्योंकि देश में जनसंख्या ज़्यादा थी और मैन्युफैक्चरिंग की जो प्रोसेस था वो काफ़ी कम था, काफ़ी कम लोग थे उसके लिए। तो भारत को क्या था कि भारत की सरकार को मेडिसिन को बाहर के देशों से लेना पड़ता था, जो मेनली हमारी यूके से हो गई, फ्रांस से हो गई, जर्मनी से हो गई, तो इन सब से हमारी दवाइयों को इंपोर्ट किया जाता था। आफ्टर द फर्स्ट वॉर स्पूरियस एडल्ट्रेट ड्रग इंपोर्टेड टू द अबॉर्ट एंड रिजल्ट्स अफेक्ट द ह्यूमन बींग्स। क्या था कि जब हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो काफ़ी भारी मात्रा में देश के लोगों को नुकसान हुआ था, देश की जनता घायल हुई थी, तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां थी, इंजरीज हुई थी, उन्हें बहुत सारी बीमारियां थी जो आ गई थी। तो क्या था कि जब हमारे देश में दवाइयों की आवश्यकता की मांग ज़्यादा हुई, ज़्यादा बढ़ गई, तो जब हमने बाहर से हम इंपोर्ट कर रहे थे तो उन लोगों ने अपनी दवाइयों में एडल्ट्रेशन करना शुरू कर दिया, मतलब नकली दवाइयाँ हमें भेजने लगे। तो जिसका इफेक्ट क्या हुआ, क्योंकि नकली चीज़ का फ़ायदा तो हो नहीं सकता है, तो भारत की जो जनसंख्या
थी, जो पेशेंट उन मेडिसिन को ले रहे थे, यूज़ कर रहे थे, उन पे ये एक बैड इफ़ेक्ट डालने लगी, एक गलत प्रभाव पड़ने लगा, और जो कि हमें देखने को मिला, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं था। तो फाइनली द 9 मार्च 1927 द ब्रिटिश गवर्नमेंट वर्क एंड ड्रग द लेजिस्लेशन पास द रिजोल्यूशन। जो फाइनली था 9 मार्च 1927 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ड्रग वर्क ऑन द, जो हमारा ड्रग के लेजिस्लेशन पे जो था कानून था, रिजोल्यूशन था, वो उस पर पास कर दिया था। Recommendation of the DEC, the committee of the submitted their report 1931 within the 90 recommendation and mainly the recommendation of the formation of the central government state pharmacy। फिर क्या हुआ था कि फॉर्मेशन ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट फार्मेसी की हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया कि सेंट्रल एंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल को बनाया, जो कि क्या करती थी, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल्स बंदों को देखती थी, हैंडल करती थी, और उनके अंडर उनको अपने अंडर में ले करके उन्होंने क्या किया, ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट को क्रिएट किया, मतलब बनाया, जो कि उनकी कई सारी हर स्टेट में अपनी एक ब्रांचेस होने लगी, और वो क्या करते थे कि पब्लिक या सोशल रिलेटेड हेल्थ को रेगुलेट एंड मेंटेन करते हैं, एंड एस्टेब्लिश ऑफ द वेट विद द कंपार्टमेंट स्टाफ एक्सपर्ट एंड इंसफिशिएंट बेटली वर्क दैट कंट्रोल। क्या किया था कि जब हमारी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल स्टेट ऑफ फार्मेसी काउंसिल का निर्माण हो गया था, उन्होंने क्या किया था, फार्मेसी के फील्ड में काम करने वाले एजुकेटेड एंड ट्रेनीज प्रोफेशनल्स को लिया, और उनके थ्रू हमारी ड्रग कंट्रोल कमेटी या ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट को उन्होंने बनाया, जो कि हर स्टेट पे कई सारी ब्रांचेस थी, और उन्होंने ऐसा स्टाफ अपॉइंट किया, एक्सपर्ट्स को इंक्लूड किया। तो उन्होंने फिर क्या किया था, सफिशिएंट एंड स्पीडली वर्क, और ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट के क्षेत्र में उन्होंने अपना अच्छे से काम किया, स्पीडली वर्क किया, अच्छा रिजल्ट आया, और फिर क्या किया था, सजेस्ट द स्मॉल लेबोरेटरी को उन्होंने ऐसा सजेस्ट किया कि एक स्मॉल लेबोरेटरी के थ्रू हम पब्लिक की हेल्थ को कंट्रोल कर सकते हैं, उनको मरने से बचा सकते हैं। ड्यू टू द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रिटिश रूल डिड नॉट एक्ट टू द रिपोर्ट ऑफ द 1937 हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी 1945 कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ अ जस्टिस बोरे। 1945 कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई, जिसमें हमारे चेयरमैन थे जस्टिस बोरे के थ्रू में। द कमेटी वर्क फॉर द री एम्फसाइजिंग द नीड ऑफ द क्वालिटी एंड ट्रेंड फार्मासिस्ट। उस कमेटी ने क्या किया था, री एम्फसाइज किया, और उन जिन लोगों को, मतलब जिन लोगों की ज़रूरत थी फार्मेसी फील्ड में, जो कि वेल क्वालिफाइड थे फार्मेसी से, उनको रिलेटेड उनके पास नॉलेज था, ट्रेंड थे, फार्मासिस्ट थे, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट थे। फॉर्मुलेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ द गवर्न प्रोफेशन सेंटर्स एंड गवर्नमेंट स्टेट स्ट्रेंथिंग इन प्रोवाइडिंग द ड्रग। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे इस ट्रेंड एंड वेल एजुकेटेड बंदों को, जो कि फार्मेसी का अच्छा, जिन्हें नॉलेज था, जिन्हें ज्ञान था, स्ट्रेंथ किया, प्रोवाइड किया। ड्रग एक्ट जो मोर कंट्रोल करते थे लेबोरेटरीज पे, उनकी जो लेबोरेटरीज की कंडीशन थी, उनके रेगुलेशन को, ड्रग के रेगुलेशन को मेंटेन एंड रेगुलेट करने के लिए। रिकमेंडेशन ऑफ द DEC एंड हेल्थ सर्वे डेवलपमेंट कमेटी। तो जो हमारा हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी थी, हेल्प टू प्रोवाइडेड द फाउंडेशन। उन्होंने हेल्प किया, और क्या, फार्मेसी एक्ट में अपना हेल्प किया, प्रोवाइड कराया उन्हें फार्मेसी एक्ट, जो कि 1948 में हमने बनाया था, एंड द बेसिस ऑफ द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के बेसिस पे उन्होंने 1949 में प्रिस्क्राइब किया मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ द फार्मासिस्ट एंड प्रिस्क्राइब मिनिमम क्वालिफिकेशन फार्मासिस्ट की क्या होनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें उसमें होनी चाहिए, एंड प्रिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ द रजिस्ट्रेशन। और उन्होंने रजिस्ट्रेशन का, एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के लिए एक प्रोसेस का भी निर्माण किया, एक तरीका बताया। अंडर द लीडरशिप ऑफ अ जयसुख-लाल हाथी कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड द सबमिटेड देयर रिपोर्ट इन 1975। उन्होंने क्या किया, जयसुख-लाल ने अपना एक लीडरशिप के थ्रू हाथी कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया, मतलब बनाया गया, और हाथी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है वो 1975 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। उस रिपोर्ट में बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स थे जो उन्होंने इंक्लूड किए थे, काफ़ी सारा सर्वे किया, काफ़ी सारी चीज़ों को देखा, डेटा इकट्ठा किया, मैनेज किया। तो उसके बाद लाइसेंसिंग ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द मेडिसिन
कि हमारी मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। ई सफिशिएंट मेडिसिन, हमें मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी। द प्राइस कंट्रोल इसेंशियल मेडिसिन, जो भी हमारे मेडिसिन है उनका किस तरीके से प्राइस जो है वो कंट्रोल करना है, रेगुलेट करना है। एंड इम्पोर्ट के लिए मतलब मेडिसिन से उसकी हाँ क्वालिटी कंट्रोल के लिए कि मेडिसिन से रिलेटेड अगर आपको बिजनेस करना है या पोजीशन करना है तो उसके लिए आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होगी। और उसके लिए जो भी चीज़ें थी, जो भी गाइडलाइंस थे वो उन्होंने फॉलो किए। इसके बाद हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी, जिसे हम मॉनिटरिंग कमेटी के नाम पर भी जानते हैं। कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1959 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर ए लक्ष्य स्वामी मौदले। जो हमारी मॉड्यूलर कमेटी या हेल्थ सर्वे प्लानिंग कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था, उन्होंने क्या किया था 1959 में एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, अपना एक कमेटी जो थी वो बनाई थी जिसके डॉक्टर एस ए लक्ष्य स्वामी थे। एंड दे आर सबमिटेड देयर रिपोर्ट इन 1962। अब ये इन्होंने जो हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी बनाई थी डॉक्टर ए लक्ष्य स्वामी ने, उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट है वो 1962 में जो थी वो प्रेजेंट किया था, सबमिट किया था। और दे फोकस टू द HPHC प्राइमरी हेल्थ केयर, उन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किया था कि प्राइमरी हेल्थ केयर क्या है एंड प्रोवाइड द फॉलोइंग रिकमेंडेशन। उन्होंने पब्लिक की प्राइमरी हेल्थ केयर को ध्यान में रख करके अपना जो रिपोर्ट थी वो प्रस्तुत की थी, अपने डेटा सारे कलेक्ट किए थे और उन्होंने बहुत सारे ऐसे रिकमेंडेशंस भी थे जो कि दिए थे। स्ट्रेंथिंग ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स with a specialist service to serve as a central base and registration service। तो उन्होंने क्या किया था कि जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल्स हैं, स्पेशलिस्ट सर्विसेज हैं, सब हैं सेंट्रल बेसिस है, उनके सर्विसेज को रेगुलेट करने के लिए एंड कंटिन्यू करने के लिए। द रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी स्टेट की थी बिटवीन द हेड क्वार्टर्स ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज एंड रीजनल डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर्स थे, सुपरवाइजर्स एंड 2-3 जो हमारे मेडिकल हेल्थ ऑफिसर थे वो हमारे हॉस्पिटल में टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड हेल्थ केयर प्रोवाइड द प्राइमरी हेल्थ सिस्टम। ये क्या किस लिए था कि जो हमारी सबसे पहले जो हमारी पब्लिक की प्राइमरी हेल्थ है उसको प्रोवाइड किया था एक हेल्थ सेंटर से हमारा था। Each primary health emergency is served in the house and hospital population. So, the students now we are discussing the pharmaceutical legislation of India. I think you are understood well और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। Thank you class.